डियर लिसनर, आपने शूरवीर के 2450 एपिसोड सुने होंगे, पर शूरवीर के 2337 एपिसोड के बाद वाले एपिसोड आगे नहीं डाले हैं। इसलिए मैं 2337 से आगे वाले एपिसोड कंटिन्यू डाल रहा हूं जो बचे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। आइस ब्लू नाइट किंग ने अपना हाथ बढ़ाया और वीर रहेजा के जमे हुए शरीर को आकाश से अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर कि वीर रहेजा आइस ब्लू नाइट किंग के हाथों में फंसने वाला था, पहले से जमी हुई बाउएर अचानक हिल गई। उसने ब्लड स्कॉर्पियन जेट ड्रम को बार बार पीटा। एक शॉक वेव आइस ब्लू नाइट किंग के सिर पर लगी। वे बहुत ही करीब थे और आइस ब्लू नाइट किंग ने अपनी सुरक्षा ढीली कर दी थी। हालांकि नाइट किंग का चेहरा नहीं बदला। उसका शरीर नीले रंग में चमक उठा और उसके खिलाफ आने वाली ध्वनि शक्तियों को विक्षेपित कर दिया। जब वीर रहेजा ने देखा कि ब्लड स्कॉर्पियन जेट ड्रम की ध्वनिक शक्ति कोई निशान नहीं छोड़ पा रही है, तो उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और वहां से निकल गया। उसने पहले जेट स्किन का इस्तेमाल किया, फिर ब्रेक स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल किया। दूसरी शक्तियां वीर रहेजा को फंसाने में सक्षम हो सकती थीं, लेकिन सौभाग्य से नाइट किंग ने उसे ठंड से फंसाने का प्रयास किया था। ऐसी शक्ति के पास वीर रहेजा को उसकी इच्छा के विरुद्ध पकड़ने का मौका नहीं था। उसने उस जेड टॉड के पास जेड स्किन का अभ्यास करने में बहुत समय बिताया था। यहां तक कि देवता जैसी ठंडी शक्तियां भी वीर रहेजा को कम से कम नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। आइस ब्लू नाइट किंग के पास भयंकर ठंडी शक्ति थी, लेकिन वह जेड टॉड के बराबर नहीं था। वह वीर को उस सर्दी की पकड़ में नहीं फंसा पाया। बाउएर द्वारा उसे चकित कर दिए जाने के बाद वीर ने नाइट किंग से दूर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इतनी कम दूरी पर काम करने पर ध्वनि शक्तियां विफल हो जाएंगी। आइस ब्लू नाइट किंग इस बात से बहुत हैरान था कि मार्क्विस उसकी आइस ब्लू शक्तियों को रोकने में सक्षम था। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वीर टेलीपोर्ट करता रहा, लेकिन ब्रेक स्पेस फ्लैश ड्रैगन विंग जीन से आया था। उसके पास खुद यह क्षमता नहीं थी, इसलिए उसके स्किल के उपयोग की सीमाएं थीं। वह कहीं दिखाई देता और फिर टेलीपोर्ट होकर चला जाता। फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से तेज था। अगर साधारण ड्यूक पूरी गति से आगे बढ़ रहे होते तो वे वीर के साथ नहीं रह सकते थे, यह बात तो तय थी। लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग जैसे किसी के खिलाफ वह गति बढ़त बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आइस ब्लू नाइट किंग मुस्कुराया। तुम सच में नाइफ के छात्र हो। तुम मेरी आइस ब्लू शक्ति से बच सकते हो। उस स्थिति में मेरे गहरे नीले रसातल को पीछे हटाने की कोशिश करो। उसके बाद आइस ब्लू नाइट किंग आगे बढ़ा। आइस ब्लू रंग अचानक गहरे नीले रंग में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि धरती को निगलने वाला एक दानव अब वीर के पास आ रहा था। वीर इधर उधर टेलीपोर्ट होता रहा, लेकिन वह फिर भी उस तेजी से बढ़ते नेवी ब्लू रंग से बच नहीं सका। जैसे ही वह हवा में ऊपर उठा, शक्ति उसके चारों ओर नेवी ब्लू क्रिस्टल में संघनित हो गई। आइस ब्लू नाइट किंग धीरे धीरे जमे हुए वीर की ओर बढ़ा। नाइफ की खातिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें वह वस्तु सौंपनी होगी। अगर तुम उसे वापस कर दोगे तो मैं दिखावा करूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, और तुम्हें जो इनाम मिलना है वह अभी भी तुम्हारा होगा। आइस ब्लू नाइट किंग नीले क्रिस्टल को छूने के लिए काफी करीब आ गया। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका चेहरा विकृत हो गया। उस नीले क्रिस्टल के अंदर एक जेड शक्ति फैल रही थी और क्रिस्टल स्वयं टूटने लगा था। आइस ब्लू नाइट किंग हैरान रह गया। उसकी नीली शक्तियां सिर्फ ठंडी शक्तियां नहीं थीं, उनमें सीलिंग प्रभाव भी थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे शक्तियां भी वीर को नहीं फंसा सकती। वीर का शरीर पूरी ताकत से जेड स्किन को चला रहा था। उसका जेड स्किन ड्यूक बनने की कगार पर था और डीप ब्लू पावर के दबाव में आखिरकार उसे वह सफलता मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। जेड स्किन शक्ति वीर के पूरे शरीर में फैल गई। ब्लड पल्स सूत्र के कारण उसका शरीर लाल हो गया था, लेकिन अचानक यह समुद्री बर्फ जैसा दिखने लगा। वीर का पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल से बना हो। वह इतना शुद्ध और सुंदर था कि वह बिल्कुल भी मानव जैसा नहीं लग रहा था। लिटिल एंजल से प्राप्त दिव्य शक्ति ने वीर को शुद्ध ऊर्जा से भर दिया था। यह वीर की सफलता के साथ बदल गई और जेड स्किन ऊर्जा में स्थानांतरित हो गई।
इसने वीर के शरीर को ड्यूक बनने के लिए प्रेरित किया। मार्क्विस उस एलिमेंट के लिए स्किल विकसित कर सकते थे जिससे वे जुड़े थे। जब वे ड्यूक बन गए तो वे स्किल बदल गए। ड्यूक अपने एलिमेंट के साथ पूरी तरह से जुड़ गए, जिससे उन्हें इसका अधिक पूर्ण रूप से उपयोग करने की अनुमति मिली। उस शुद्ध एलिमेंट ने नियम की सीमा को छुआ। यह किंग की शक्ति की तरह नहीं था, जिसका उपयोग कौशल के सक्रियण के बिना सीधे दुश्मन को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि इसने एक अच्छी शक्ति वृद्धि प्रदान की। वीर को नहीं पता था कि जेडस्किन किस एलिमेंट से संबंधित है। हो सकता है कि उसमें कुछ बर्फीली शक्तियां रही हों, लेकिन वह पूरी तरह से बर्फ से बंधा नहीं था। धमाका। अपने ऊपर लगाई गई सीलिंग शक्तियों को धता बताते हुए वीर आगे बढ़ा। जिस नीले क्रिस्टल ने उसे फंसाया था वह टूट गया। वीर ने अपने पंख फड़फड़ाए और फिर से टेलीपोर्ट हो गया। इस बार उसने ऐसा बहुत तेजी से किया। आइस ब्लू नाइट किंग दंग रह गया। उसने अपना हाथ हिलाया और वीर की ओर डीप ब्लू पावर भेजी। नाइट किंग ने भागने की कोशिश कर रहे वीर को डुबोने की कोशिश की। अगले ही पल वीर अचानक से भागता हुआ आया। उसने बिना किसी कठिनाई के सीलिंग पावर्स को झटक दिया। आइस ब्लू नाइट किंग की डीप ब्लू शक्ति उसे सील करने में असमर्थ थी। ऐसा लगता है कि उसके मौलिक संघ मजबूत हैं और उसके पास सीलिंग शक्तियों के लिए उच्च प्रतिरोध है। एडवर्ड की निगाहें परेशान करने वाली तीव्र थीं। जब वीर डीप ब्लू शक्ति द्वारा फंसा हुआ था तो एडवर्ड ने वीर को भागने में मदद करने की योजना बनाई थी, लेकिन एडवर्ड के कुछ करने से पहले ही वीर खुद ही बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। वीर ने अपनी ताकत से आइस ब्लू नाइट किंग की डीप ब्लू पावर को तोड़ दिया था। आइस ब्लू नाइट किंग ने अब तक 2 बार हमला किया है और फिर भी वह वीर को रोक नहीं पाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि नाइट रिवर किंग इस पागल को मारने में विफल रहा। तुम सही हो, वह एक डरावना आदमी है। आइस ब्लू नाइट अशांत लग रहा था। नाइट किंग ने अपना हमला जारी रखा, लेकिन हानसेन उस गहरे नीले रसातल से बाहर निकलता रहा। गहरे नीले रंग की शक्तियां उसे रोक नहीं सकी। वीर को लगा जैसे उसका शरीर क्रिस्टलीकृत हो गया है। वह कोई ऊर्जा नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसके खिलाफ चलाई गई शक्तियां भी उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। यह बहुत अजीब लगा और इसने उसे उस समय की याद दिला दी जब उसने जीन आर्ट्स का अभ्यास शुरू नहीं किया था। वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सकता था और वह ऊर्जा को मुक्त करने में असमर्थ था। लेकिन उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। यह बात पक्की थी। इससे उसे यह भ्रम हो गया कि वह अपनी रॉ पावर से अपने सामने मौजूद हर चीज को तोड़ सकता है। आइस ब्लू नाइट किंग वीर को डीप ब्लू एबिस से आसानी से बाहर निकलते देख शक्तिहीन और निराश महसूस कर रहा था। वह वीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए एक भयावह शक्ति इकट्ठा कर रहा था। यह सिर्फ बर्फीली सील करने की शक्ति नहीं थी, इसमें बहुत विनाशकारी शक्ति थी। आइस ब्लू नाइट किंग गंभीर दिख रहा था और वीर उसकी आंखों में देख सकता था कि उसने उसे सील करने की संभावना छोड़ दी थी। डोंग। आइस ब्लू नाइट किंग की शक्ति हानसेन पर टूट पड़ी, लेकिन एक भूतिया ढाल अचानक प्रकट होकर उसके हमले को रोक दिया। यह वीर का एकमात्र अनडैमेज्ड डीमन बग किंग बाइसेमा था, जिसे उसने हान से लिया था। डेमन बग किंग बाइसेमा के संरक्षण के साथ वीर जल्दी से ग्रह आइस ब्लू के एक अज्ञात क्षेत्र में भाग गया। आइस ब्लू नाइट किंग ने वीर के पीछे अपनी मुट्ठी में शक्ति भरकर टेलीपोर्ट किया और उसे डेमन बग किंग बाइसेमा के खिलाफ आगे बढ़ाया। बाइसेमा में कंपन हुआ, लेकिन उसमें दरार का कोई संकेत नहीं दिखा। शील्ड आइस ब्लू नाइट किंग के हमलों को रोक सकती है। यह वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। हमें जल्द ही खुद को दिखाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, एडवर्ड ने कहा। वह बेस से बाहर निकल गया और वीर के पीछे चला गया। एडवर्ड को डरने की कोई बात नहीं थी। आइस ब्लू नाइट किंग ने वीर पर हमला करते समय आदेशों की अवहेलना की थी और तकनीकी रूप से एडवर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं था। वह बस नाइट किंग को वीर को पकड़ने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। जैसे ही आइस ब्लू नाइट किंग ने डेमन बग किंग बाइसेमा पर हमला किया, वीर ने शील्ड की कराह सुनी, जैसे कि वह टूटने वाली हो।
यह कांच की तरह था जिसे टूटने के बिंदु तक खींचा गया था। उसने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि डेमन बग किंग बाई सेमा हाफ डीफाइड हमलों को रोक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यह शर्म की बात है कि अन्य डेमन बग किंग बाई सेमा वर्तमान में क्षतिग्रस्त हैं। अगर मेरे पास वे होते तो ट्राई कलर्ड डेमन बग किंग बाई सेमा निश्चित रूप से आइस ब्लू नाइट किंग के हमलों को रोकने में सक्षम होते। वीर उड़ता रहा। वह अपने पीछा करने वाले से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि सिर्फ तेज रफ्तार से उसे लंबे समय तक मदद नहीं मिलेगी। उसे बाई सेमा के टूटने से पहले भागने का कोई रास्ता ढूंढना था। अगर मैं आइस ब्लू नाइट किंग की नजर से बचकर निकल सकता हूं और अपनी मौजूदगी छिपा सकता हूं, तो मैं लिटिल इनविजिबल की मदद से बाकी रास्ते से बचकर निकल सकता हूं। लेकिन अभी ऐसा करना बहुत मुश्किल है, वीर ने मन ही मन सोचा। वीर पास के पहाड़ के ऊपर से उड़े। वे जहां भी गए जीव भाग गए। आसमान में जेनोजेनेसिस से भरा हुआ था, जो डर कर भाग रहे थे, और यह देखकर वीर हैरान हो गया। आइस ब्लू नाइट किंग की बेहतर गति ने उसे जल्दी से पकड़ने में मदद की थी। वीर के पास कुछ विचार थे कि वह क्या कर सकता है, लेकिन वह उनमें से किसी को भी काम में लाने का अच्छा अवसर नहीं पा सका। बाई सेमा को अधिक से अधिक क्षति पहुंची और ऐसा लगा कि वह टूट जाएगा। आइस ब्लू नाइट किंग ने बढ़ती हुई क्रूरता के साथ मुक्का मारा, लेकिन अचानक उनके नीचे पहाड़ से एक गर्जना की आवाज आई। धमाका। पहाड़ों की गहराई से एक सफेद रोशनी निकली। उसका लक्ष्य आइस ब्लू नाइट किंग था। आइस ब्लू नाइट किंग ने आने वाली रोशनी को रोकने के लिए मुड़कर देखा, और आसमान में नीली और सफेद रोशनी की एक चकाचौंध भरी टक्कर हुई। इसकी शक्ति ने उनके आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। इसका कुछ हिस्सा पहाड़ पर बह गया, और फिर एक विशालकाय बीस्ट जो लगभग 100 मीटर लंबा था उभरा। इसने आइस ब्लू नाइट किंग की ओर उस सफेद शक्ति को और अधिक भेजा। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं, वीर मुस्कुराया और पहाड़ों में भाग गया। बीस्ट ने आइस ब्लू नाइट किंग को उलझाए रखा। अनजाने में उसे वीर का पीछा करने से रोक दिया। नाइट किंग अधिक से अधिक शक्ति के साथ मुक्का मारता रहा, मानो यह एकमात्र ऐसी चीज थी जो दुनिया के विनाश को रोक सकती थी। पहाड़ की चोटियां और शिखर गिरने से पूरी पर्वत श्रृंखला हिल गई। जमीन टूट गई और जीव भाग गए। वीर एक पहाड़ पर चढ़ गया और बाओवेयर को डेस्टिनी टॉवर में फेंक दिया। फिर वह जमीन पर गिर गया और खुद को एक स्टोन काऊ में बदल लिया। वह पास में मौजूद जेनोजेनिक्स की भीड़ की ओर गरजता हुआ चला गया। वीर जेनोजेनिक्स की भगदड़ में घुल मिल गया था। तभी उसने अचानक पहाड़ पर एक छाया को घूमते देखा। यह इंस्पेक्टर एडवर्ड था। एडवर्ड की नजरें जमीन पर घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी वीर की तलाश में था। वीर ने एडवर्ड की तरफ नहीं देखा। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसके भेष को नहीं देख पाएगा। वह पहाड़ों में गहरे तक जेनोजेनिक्स का पीछा करता रहा। अजीब बात है, वह कहां चला गया? एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ी। उसने वीर को उस क्षेत्र में उतरते देखा था, लेकिन एडवर्ड का शिकार अब हवा में गायब हो चुका था। शायद उसने खुद को अदृश्य बना लिया है। अगर उसने ऐसा किया भी, तो भी वह मेरी नजर से बच नहीं पाएगा। पहाड़ बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं है और वहां कोई गुप्त भागने की सुरंग नहीं है। उसका एकमात्र विकल्प बाहर निकल जाना होगा। इसीलिए जो चीजें अभी जा रही हैं, एडवर्ड की हरी आंखें चारों ओर देख रही थीं। थोड़ी देर बाद वह भागते हुए जेनोजेनिक्स के समूह की ओर दौड़ा। एडवर्ड बहुत उत्साहित लग रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुद से कहा, एक शक्तिशाली आदमी, वह रूप भी बदल सकता है। अगर वह हाफ डीफाइड भी होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के एडवर्ड उन जेनोजेनिक्स के पीछे दौड़ा जो उस क्षेत्र से भाग रहे थे। वह उनके ठीक ऊपर मंडराया। उसने हजारों जीनोजेनिक्स को देखा, और जब उसने उनका निरीक्षण किया तो उसकी आंखों की पुतलियां क्रिस्टल में बदल गईं। एडवर्ड ने एक नजर डाली और वहां मौजूद हर बीस्ट को ध्यान से देखा। बस 1 सेकंड में ही उसे समस्या का पता चल गया। वह स्टोन काऊ गायब हो गई है। लेकिन एडवर्ड ने जेनोजेनिक्स के समूह का पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने पीछे मुड़कर देखा, जिस रास्ते से वह आया था। जब वीर एडवर्ड की नजर से बच निकला
तो उसने जेनोजेनिक्स के समूह को छोड़ने के लिए लिटिल इनविजिबल का इस्तेमाल किया। हालांकि वह बहुत दूर नहीं गया। उसने चक्कर लगाया और वापस उस जगह पर गया जहां आइस ब्लू नाइट किंग और वह गोलियत लड़ रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वीर सीधे उस गहरे गड्ढे में चला गया जहां से बीस्ट निकला था। वीर को यकीन नहीं था कि डेमन का हस्तक्षेप वास्तव में संयोग था, लेकिन अब वह भागने का रास्ता तलाश रहा था। आइस ब्लू नाइट किंग को रोकने वाला एक मजबूत जेनोजेनिक था और वह इसका फायदा उठाने वाला था। ऐसा लग रहा था कि वीर और आइस ब्लू नाइट किंग के बीच की लड़ाई ने बीस्ट को परेशान कर दिया था, लेकिन उन दोनों का पीछा करने के बजाय बीस्ट ने वीर को अनदेखा करके सीधे आइस ब्लू नाइट किंग पर हमला करने का फैसला किया था। वीर को यह अजीब लगा। वह उस खाई में गया जहां से वह निकला था और चारों ओर देखने लगा, और उसने तुरंत देखा कि वह गुफा उस बीस्ट का घर नहीं थी। यह बहुत हद तक वैसा ही दिखता था, लेकिन डोंगक्सुआन औरा द्वारा उसे दी गई स्पष्टता के तहत वीर बीस्ट के आणविक निशान देख सकता था। यह हाल ही में गुफा में आया था और यह वहां बहुत कम समय के लिए था। यह वहां 2 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकता था। गुफा में एक शक्तिशाली जीनोजेनिक नेस्ट था, लेकिन गुफा के मूल निवासियों के आणविक निशान अलग थे। वे उस बीस्ट के नहीं थे जिसने उसे बचाया था। ऐसा लगता है कि एडवर्ड मुझे आइस ब्लू नाइट किंग से भागने में मदद करने के लिए तैयार था। वीर बिना किसी हिचकिचाहट के नेस्ट में और अंदर चला गया। वीर को यकीन था कि जो भी जीव वहां रहने चाहिए थे वे अब मर चुके हैं। उस बीस्ट का एडवर्ड के साथ कोई रिश्ता जरूर रहा होगा, लेकिन अगर एडवर्ड ने उस जीव को भेजा था तो वीर का उस खतरनाक बीस्ट की मांद में घुस जाना आखिरी चीज होगी जिसकी वह उम्मीद करता। एडवर्ड का दिमाग बहुत डरावना है। वह जल्दी या बाद में यहां आएगा। मुझे जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। वीर ने नेस्ट को देखते हुए मन ही मन सोचा। विशाल नेस्ट में प्रवेश करने के बाद वीर ने गुफा में कुछ बड़ी हड्डियां बिखरी देखीं। ज्यादातर लोगों ने मान लिया होगा कि वे हड्डियां बीस्ट के शिकार के अवशेष हैं, लेकिन वीर आणविक निशानों से उनकी असली उत्पत्ति बता सकता था। हड्डियां सैनोजेनिक्स की थीं, जो मूल रूप से वहां रहते थे। मुझे नहीं पता कि इस नेस्ट का कोई और निकास है या नहीं। वीर ने पुष्टि की कि वहां कोई अन्य विदेशी जीव मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने नेस्ट में थोड़ा और गहराई से खोज करने का फैसला किया। वीर ने गुफा के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। हालांकि उसे ज्यादा जल्दी नहीं थी। उसने लिटिल स्टार को डेस्टिनी टॉवर से बाहर निकाला। लिटिल स्टार, देखते हैं तुम यहां कैसे काम करते हो। वीर लिटिल स्टार के ऊपर चढ़ गया। ओकिनी ओकिनी, लिटिल स्टार ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसका शरीर और वीर का शरीर पारदर्शी होने लगा, उसके रूप से स्टारलाइट धीरे धीरे चमकने लगी। फिर वह पत्थर में घुस गया। लिटिल स्टार को गए हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि एडवर्ड गुफा के मुहाने पर प्रकट हुआ। अंदर जाने के बाद उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। यहां नहीं। एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ी। उसे उस तार्किक प्रक्रिया पर भरोसा था जो उसे वहां ले आई थी। उसे आश्चर्य हुआ जब वीर कहीं नहीं मिला। इस आदमी से निपटना बहुत मुश्किल है। हर प्राणी अपनी मौजूदगी के निशान छोड़ जाता है, चाहे वह सिर्फ कुछ अणु ही क्यों ना हो। हालांकि उसने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है। वह ऐसा कुछ कैसे कर पाया? एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए इधर उधर टटोलना जारी रखा। हालांकि उसे वीर नहीं मिला था, लेकिन एडवर्ड को यकीन था कि उसका शिकार सचमुच इस गुफा में प्रवेश कर चुका है। यहां मेरी खोज बंद हो गई है। ऐसा लगता है कि मुझे उसे किसी और तरीके से ढूंढना होगा। एडवर्ड ने नेस्ट के चारों ओर देखते हुए खुद से कहा। उसने एक दीवार की ओर देखा और फिर वहां से चला गया। लिटिल स्टार की मदद से वीर सीधे पत्थर के बीच से निकल गया था। साथ में वे एक और भूमिगत गुफा तक पहुंचने से पहले कम से कम कुछ 100 मील चले होंगे। वीर ने लिटिल स्टार को थोड़ा आराम करने दिया और खुद गुफा के चारों ओर देखने चला गया। मुझे नहीं लगता कि एडवर्ड मुझे जल्द ही ढूंढ पाएगा, लेकिन फिर भी मैं अभी बाहर नहीं आ सकता। मुझे पता लगाना है कि उस पत्थर की प्लेट में क्या खास बात है। वीर ने चारों ओर देखा। उन्होंने जो गुफा खोजी थी वह एक जटिल भूमिगत परिसर का एक हिस्सा थी। वह क्षेत्र जेनोजेनिक्स से रहित था,
इसलिए हान सेन थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गया। जब वह पत्थर के एक आरामदायक उभार के सहारे पीछे की ओर झुका तो उसने सोचा कि वह आगे कैसे बढ़ सकता है। पत्थर की प्लेट बहुत कीमती लगती है और बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें क्या शक्तियां हैं। एक्सट्रीम किंग के कुछ उच्च स्तरीय लोगों को पता हो सकता है, लेकिन कम से कम किंग बाई को इसके बारे में पता नहीं लगता है। अगर उसे पता होता तो आइस ब्लू नाइट किंग उसके आदेशों की अवहेलना करने का जोखिम नहीं उठाता। मुझे एक्सट्रीम किंग के पास वापस भेजने का मतलब है कि पत्थर की प्लेट किंग बाई को देना। वीर गहरी सोच में था जब उसने अचानक पत्थर की गुफा के भीतर से एक आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इधर उधर रेंग रही हो। वीर ने अपनी डोंगक स्वान आभा को सक्रिय करके गुफा में झांका। उसने पाया कि एक जीवन शक्ति उसके स्थान के करीब आ रही थी। हालांकि जीवन शक्ति बहुत मजबूत नहीं लग रही थी और इससे वीर की घबराहट को शांत करने में मदद मिली। शोर करीब आ रहा था और कुछ मिनट बाद वीर ने गुफा में एक अजीब जेनोजेनिक को दिखाई दिया। एक शरीर जो चिकने काले फर से ढका हुआ था दिखाई दिया। यह आश्चर्यजनक रूप से चिकना लग रहा था और इसका फर चमक रहा था। यह लगभग एक बिल्ली के आकार का था और इसकी आंखें बड़ी थीं, जैसे कि काले गहनों के चमकदार टुकड़े। यह एक बड़ी आंखों वाला चोर लग रहा था। वीर ने जेनोजेनिक को देखा और जेनोजेनिक ने भी उसकी तरफ देखा। वे दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर जेनोजेनिक ने उसे अनदेखा कर दिया। वह दूसरे पत्थर के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगा। चलते समय उसका पिछला हिस्सा हिल रहा था और वह अपनी पूंछ को धीमी लय में हिला रहा था। वीर ने अपनी भौं उठाई क्योंकि उस प्राणी की पूंछ में एक कंगन जैसी कोई वस्तु पकड़ी हुई थी। यह देखना अजीब था कि प्लैटिनम का टुकड़ा जीव के पंजों में नहीं बल्कि उसकी पूंछ से जुड़ा हुआ था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह वस्तु जानबूझकर वहां रखी गई थी। वीर ने अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई का उपयोग करके उस वस्तु को करीब से देखा और उसने देखा कि उस वस्तु पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। सेक्रेट जनरल घोस्ट बोन। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उस छोटे जीव का पीछा करने का फैसला किया। क्या वह चीज जनरल घोस्ट बोन से संबंधित है? यह लगभग पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं लगती। ज्यादा से ज्यादा वह चीज विस्काउंट से ज्यादा नहीं है। अगर जनरल घोस्ट बोन को कोई पालतू बीस्ट चाहिए होता तो मुझे संदेह है कि वह इतनी कमजोर चीज का चयन करता। वीर को उस छोटे बीस्ट को मारने की जल्दी नहीं थी और इसलिए वह बस उसके पीछे चला गया। छोटे बीस्ट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वह उससे डरता है। बिना रुके वह गुफाओं की एक श्रृंखला में घूमता हुआ चला गया। वह जल्दी में नहीं था और उसकी गति काफी सुस्त थी। वीर ने धैर्यपूर्वक सुरंगों में उसका पीछा किया और पूरे समय उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उस प्राचीन शहर को भूत की हड्डियों का शहर कहा जाता था, लेकिन वहां भूत की हड्डियों की मूर्ति गेट के लिए एक रक्षक की तरह थी। महल के हॉल के अंदर उस ह्यूमन किंग की मूर्ति थी। ह्यूमन किंग की मूर्ति के शीर्ष पर पत्थर की प्लेट लगी हुई है। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब है। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वह एक छिपी हुई नदी के पास पहुंचा। वह पानी पीने के लिए पेट के बल नीचे बैठ गया। यह आदमी इतनी दूर तक पैदल चला आया है, निश्चित रूप से वह पानी पीने के लिए इतनी दूर नहीं आया होगा, वीर ने बेचैनी में सोचा। आखिरकार ऐसा लगा कि बीस्ट ने अपना पेट भर लिया है। बिना किसी चेतावनी के वह अंधेरी नदी में कूद गया। वह ऊद बिलाव की तरह पानी में पीठ के बल लेट गया, धारा के साथ बहता हुआ। वीर ने लिटिल स्टार को दूर रखा और उसके पीछे चला गया, लेकिन जल्द ही भूमिगत नदी जमीन में धंस गई। जीव भी उसमें डूब गया। वीर ने अपने दांत पीस लिए और पानी में कूद गया। उसने जीव का पीछा करते हुए अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया। भूमिगत जल तेज गति से बह रहा था और यह सौभाग्य की बात थी कि वीर को किसी भी जल तत्व की विदेशिता का सामना नहीं करना पड़ा। वीर ने कुछ 100 मील तक उसका पीछा किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है। पानी में काफी समय तक रहने के बाद तैरता हुआ वह बीस्ट अचानक एक दीवार की ओर तैरने लगा। वीर ने उसकी ओर देखा और वहां उसने पत्थर की दीवार के बीच से एक छोटी सुरंग देखी। छेद लगभग एक तरबूज के आकार का था
और जीव बिना किसी परेशानी के अंदर घुस गया। वीर बहुत बड़ा था, इसलिए वह उसका पीछा नहीं कर सका। उसने लिटिल स्टार को उसे अंदर ले जाने के लिए बुलाया। वीर को जल्द ही पता चल गया कि यह छेद प्राकृतिक रूप से नहीं बना था, यह वास्तव में एक धातु का पाइप था। यहां मानव निर्मित धातु का पाइप क्यों है? वीर आश्चर्यचकित था। छोटा बीस्ट धातु की पाइप से नीचे चला गया और वीर ने लिटिल स्टार के ऊपर उसका पीछा किया। सुरंग के चमकने से पहले वे कुछ मील की यात्रा करते रहे और लिटिल स्टार दीवार से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, वीर ने खुद को आश्चर्य में पाया। वह जगह एक भूमिगत महल था। जिस धातु की पाइप से वह गुजरा था, वह उसे एक विशाल मछली की मूर्ति के मुंह से बाहर ले आई। ट्यूब से लगातार पानी बहता रहा, जिससे एक छोटा झरना बन गया और नीचे एक तालाब में गिर गया। पूल जेड जैसे पत्थर से बना था। पानी बहुत साफ था और वीर नीचे तक देख सकता था, लेकिन जब वीर ने करीब से देखा तो वह स्तब्ध रह गया। पूल के अंदर एक काली सफेद आंख उसे घूर रही थी। वीर ने उस पत्थर जैसी नजर से देखा और उसकी सांस सीने में अटक गई। पूल में झांकने पर जो सफेद जेड से बना हुआ लग रहा था, वो निटेड क्लोथिंग पहने एक महिला को देख सकता था। पानी में उसके धागों का सफेद धागा पारदर्शी लग रहा था और आप उसके शरीर के लगभग हर पहलू को देख सकते थे। वीर ने अपने समय में कई खूबसूरत महिलाओं को देखा था, लेकिन बहुत कम ही उसे आकर्षित कर पाई। हालांकि यह महिला बहुत आकर्षक थी। यह पहली बार था जब उसने ऐसा महसूस किया था। कोई भी पुरुष जो उस स्त्री को देखता, उसके साथ प्रजनन करने से अधिक और कुछ नहीं चाहता था। वह छोटा सा जीव जिसका वह पीछा कर रहा था, तैरकर महिला के पास आ गया। फिर महिला ने उसे पकड़ लिया और उसे सहलाया। ऐसा लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रहा था, लेकिन इससे देखने वालों को बीस्ट को दूर भगाने की इच्छा हुई ताकि वे खुद उसके स्तनों को सहला सकें। आओ, महिला की स्पष्ट आंखें बोल रही थीं। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन एक संकेत और निमंत्रण निश्चित रूप से जारी किया गया था। वीर का दिल धड़क उठा। वह आसमान में जम गया और घबराई हुई नजरों से उसे देखने लगा। मैं गलती से इस जगह पर नहीं पहुंचना चाहता था। कृपया मेरी दखलंदाजी को माफ करें। मैं अब यहां से जा रहा हूं। वीर ने यह कहा और लिटिल स्टार के साथ वहां से जाने का प्रयास करने लगा। लेकिन जब तुम यहां हो तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है? महिला ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज बहुत ही मोहक थी और उसे बोलते हुए सुनकर वीर का पूरा शरीर कांप उठा। हालांकि वीर ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह लिटिल स्टार के ऊपर चढ़ गया और भागने के लिए खुद को तैयार किया। लिटिल स्टार ने दीवारों के पार जाने के लिए स्टारसी ट्रैवल को सक्रिय किया, लेकिन तभी वीर ने एक दर्द की आवाज सुनी। जब वे भागने लगे, लिटिल स्टार दीवार से टकराया और वीर भी। इसके परिणाम स्वरूप वीर की नाक से खून बहने लगा। लिटिल स्टार को भी उसके बाद बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने पंजों से अपनी नाक पकड़ ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महिला हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगता है ये जगह कहां है? क्या तुम्हें लगता है कि यह ऐसी जगह है जहां तुम आजादी से आ जा सकते हो? मैंने तुम्हें नाराज नहीं किया है, तो क्यों ना तुम मुझ पर थोड़ा नरमी बरतती हो। वीर ने उसे घूर कर देखा और भौहें सिकोड़ ली। महिला ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, मैंने कब तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरती। तुम चाहो तो चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर तुम मुझे नहीं रोक सकते तो इन दीवारों की सीमाएं बंद कर दो। वीर ने भौहें सिकोड़ी। महिला इतनी जोर से हंसने लगी कि उसका शरीर कांपने लगा। पानी में उसके स्तन देखकर वीर का दिल उछल पड़ा और वो उसे गौर से देखने लगा। क्या मैंने कुछ मजाकिया बात कही? वीर ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं सीमाएं तोड़ सकती तो मैं अब भी यहां क्यों होती? इसके बाद महिला पूल से बाहर चली गई। वीर चौंक गया। वह देख सकता था कि महिला की गर्दन, कलाई और टखने धातु की जंजीरों से बंधे हुए थे। जंजीर के अंत में एक ताला था जो बाल जितना छोटा था। ताला पूल के तल तक जाता था। वहां कुछ छेद थे और प्रत्येक जंजीर उनमें से होकर गुजरती थी। वे कहां गए कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था। महिला पूल से दूर चली गई और जेड बेड पर लेट गई। उसने अपनी गर्दन पकड़ी
और वीर को मोहक नजरों से देखा। जब तुम अंदर आए तो मैंने ताले तोड़ने की पूरी कोशिश की। अगर मैं अंदर ना आती तो तुम अंदर नहीं आ पाते। ऐसी स्थिति में कृपया हमें बाहर निकालकर हमारी फिर से मदद करें। वीर उदास दिखा। वीर ने सोचा कि महिला ने उस जीव को जानबूझकर छोड़ा था ताकि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह एडवर्ड के साथ मिलीभगत कर रही थी। लेकिन इससे उसकी पहचान और भी रहस्यमय हो गई। नहीं, मैंने बहुत दिनों से किसी और को नहीं देखा है। यहां किसी आगंतुक का आना दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने नहीं दे सकती। महिला ने उसे देखते हुए मुस्कुराया। मैंने अपनी सारी शक्ति केवल सीमाएं खोलने के लिए इस्तेमाल की। अब मेरे पास फिर से ऐसा करने की ताकत नहीं है। भले ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, इसलिए बस यहीं मेरे साथ रहो। वीर देख सकता था कि उस महिला की पूंछ सफेद बालों वाली थी। यह देखकर वह सोचने लगा और फिर पूछा, क्या तुम एक आकार बदलने वाली लोमड़ी हो? महिला मुस्कुराई। आप मुझे फॉक्स क्वीन कह सकते हैं। क्या? वीर को समझ नहीं आया कि महिला ने क्या कहा। फॉक्स फॉक्स, क्वीन क्वीन। फॉक्स क्वीन ने बोलते हुए उस जीव को अपनी बाहों में सहलाया। तुम किस किंग की क्वीन हो? वीर का चेहरा बदल गया। अकेले रहने की इच्छा रखने वाली जातियों को देखते हुए एक्सट्रीम किंग सबसे प्रसिद्ध था। फॉक्स क्वीन मुस्कुराई। मैं गोस्ट बोन किंग की रानी हूं। सेक्रेड के 10 जनरलों में से एक जनरल घोस्टबोन? वीर ने सोचा, और वह ठीक से जानता था कि वह किसके बारे में बात कर रही थी। सभी ने जनरल घोस्टबोन और अन्य को शीर्ष 10 जनरलों में से एक बताया। इस एक का नाम जनरल घोस्टबोन था। वीर को अंदाजा नहीं था कि उसका नाम वास्तव में घोस्टबोन किंग था। वीर ने यह बात उसकी कही बातों से समझी। अच्छा, आप मेरे पति से परिचित हैं? फॉक्स क्वीन मुस्कुराई और वीर की ओर देखते हुए पूछा, नहीं, मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूं। अगर तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हें यहां क्यों बंद किया गया है? क्या जनरल घोस्टबोन ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? वीर ने महल की तरफ देखते हुए पूछा। वह नहीं जानता था कि जनरल घोस्टबोन अभी जीवित है या नहीं, लेकिन यदि उसकी पत्नी अभी जीवित है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनरल घोस्टबोन मरा नहीं है जैसा कि माना जा रहा था। उसने मुझे यहां बंद कर दिया। वह मुझे बचाने क्यों आया? फॉक्स क्वीन हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही थी कि यह उसका कोई काम नहीं है। क्या तुम उसकी पत्नी नहीं हो? उसने तुम्हें यहां क्यों बंद कर दिया? वीर ने फॉक्स क्वीन को बहुत आश्चर्य से देखा और वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मुझसे डरता था। फॉक्स क्वीन ने आंखें मूंद ली। वह तुमसे डरता था? वीर ने उसकी ओर देखा। यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह महिला घोस्टबोन जनरल से भी ज्यादा ताकतवर रही होगी। हां, वह मुझसे डरता था और इसीलिए उसने मुझे यहां बंद कर दिया। वह किसी को भी मुझसे मिलने नहीं आने देता था। फॉक्स क्वीन मुस्कुराई और फिर उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं एक आकार बदलने वाली लोमड़ी हूं, हां? और तुम्हें पता है कि मैं अपनी इच्छानुसार किसी भी प्राणी में बदल सकती हूं। मैं किसी भी जाति की किसी भी सुंदर महिला में बदल सकती हूं। इसलिए मेरे लिए किसी भी पुरुष को आकर्षित करना संभव है जो मुझ पर नजर डालता है। अगर तुम मेरे पति होते तो क्या तुम डरते? हां, मैं ऐसा ही करूंगा। वीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हां, कम से कम तुम ईमानदार तो हो। फॉक्स क्वीन ने वीर की ओर देखा। क्या तुम क्रिस्टलाइजर में से एक हो या एक्सट्रीम किंग में से एक हो? मैं क्रिस्टलाइजर में से एक हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक्सट्रीम किंग जैसा दिखता हूं? वीर हैरान दिखा। मेरी नस्ल जीन को आकार देने में बहुत अच्छी है। मैं बता सकती हूं कि आपके शरीर में कुछ एक्सट्रीम किंग जीन है। शायद मैं गलत हूं, लेकिन एक्सट्रीम किंग को क्रिस्टलाइजर जैसी निचली नस्ल के लोगों के साथ प्रजनन नहीं करना चाहिए। फॉक्स क्वीन ने कुछ सोचने के बाद कहा। फॉक्स क्वीन ने जो कहा उससे वीर को झटका लगा। क्या मनुष्य क्रिस्टलाइजर और दूसरी जाति का संकर है? क्या एक्सट्रीम किंग भी उस समीकरण में शामिल है? ऐसा लगता है कि यह एक संभावना है। एक्सट्रीम किंग की संरचना वास्तव में मनुष्य जैसी ही दिखती है। चूंकि तुम जा नहीं सकते, तो क्या तुम कुछ मजेदार देखना चाहोगे?
फॉक्स क्वीन ने अचानक वीर को आंख मारी।